लिटरेचर में जाए ना तो उन्होंने लिखा है कि 19 से 20 इयर्स में डायग्नोज हो जाती है और बाय द एज ऑफ 25 जो है वो ओसीडी का ऑनसेट हो गया होता है। 35 के बाद बहुत अनयूजुअल है, लेकिन इससे पहले पहले जो है वो चीज़ें जो है ना नज़र आने लग जाती हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर हुमा ने हमारे साथ केस स्टडी शेयर की कि उनके पास किस टाइप के लाइक पेशेंट्स आते हैं, तो आपके पास किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास ज़्यादा फीमेल्स आती हैं डर्ट एंड कंटेमिनेशन के साथ, और उसमें जो उनके वॉशरूम रिलेटेड रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। यानी इस्तिंजा करते हुए उनको प्रॉब्लम आती है, तसल्ली नहीं होती, और जो है फिर हाथ धोना, वुज़ू करना, फिर नमाज पढ़ते हुए जब नमाज के लिए खड़ी होती है तो वर्सेस मिक्स हो जाती हैं, फिर सजदा सहूफ करना लाजमी हो जाता है। ये चीज़ें हैं, बाथिंग करती हैं उसमें आफ्टर मतलब पीरियड्स के बाद जो है जब वॉश करना होता है, पाक होना होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फीमेल्स के ज़्यादातर जो है ना ये इश्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा जो कॉमन है ये है। ऑर्डर एंड सिमेट्री वाले भी हैं, यानी कि परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं कि पिलो हर चीज़ अपनी जगह पे पाइलअप्स ठीक पड़ी हो, ऑर्डर में हो, मेरे मसालों के डब्बे जो है मतलब किचन रिलेटेड के वो बिल्कुल एक सही कि बिल्कुल मैसी ना लगे, हर चीज़ बहुत मिनिमल से स्लैब पे चीज़ें पड़ी हैं उससे ज़्यादा ना हो, और ज़रा सा भी छींटा पड़ जाए, चूल्हा गंदा हो जाए तो उसको लेके बहुत ज़्यादा किसी ने साफ़ नहीं किया, ये वो चीज़ें तो एक्सट्रीम पे जो है वो ये चीज़ें मतलब डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। एंड वी सी के जैसे डॉक्टर हुमा वी सी के समटाइम्स जैसे भी हम बात कर रहे थे, बार बार हाथ धोना, अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करना, लाइक साफ़ सुथराई का, डर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है आदत तो है, लेकिन जब ये आदत ऑब्सेशन में या खपत में तब्दील होती है तो फिर इसका उस इंसान की मेंटल हेल्थ पर जिसको ओसिडी है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अच्छा, उसमें ये है कि देखें, एक तो पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों में ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि वो शुरू से ही थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, सिमेट्री में हैं, और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। सो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज होती है कि ये ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें सबसे पहले तो फैमिली वगैरह भी अच्छी खासी डिस्टर्ब होना शुरू होती है कि वो जब अपने रूटीन के काम ही नहीं कर रहा है। अगर कोई हाउस वाइफ है वो सब चीज़ें छोड़ के, खाना बनाना छोड़ के, बच्चों की टेक केयर करना छोड़ के सिर्फ अपने कपड़े धोने और हाथ धोने में लगी है। मेरे पास एक इसी तरह पेशेंट थी, वो उस अपने साथ साथ बच्चों को भी इतनी दफ़ा नहलाती थी कि बच्चों की स्किन इफेक्ट हो रही थी। लाइक बच्चे की स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो गई थी, बच्चे को भी 15-15, 20-20 बार नहला रही थी, और छोटा सा बच्चा साथ में अब खुद को भी ओसीडी है और बच्चा भी उस ओसीडी से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो रहा है। फिर क्योंकि बच्चा तो उस पर डिपेंडेंट था, हस्बैंड को कहना तुम्हारे हाथ गंदे, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि उसको करीब ना आने देना कि गंदा है, गंदगी हो जाएगी। तो आसपास के लोग, फैमिली भी अच्छा खासा सफ़र करती है जब किसी बंदे को ओसीडी होता है, क्योंकि वो नॉर्मल डे टू डे काम कर ही नहीं पा रहा, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कर ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पूरा फैमिली डायनामिक, फैमिली स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बंदा है जो कोई काम कर रहा है, कहीं ऑफिस वर्क कर रहा है, वहाँ पे आसपास के कोलीग्स बड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं उससे, और वो जो उसकी काम की डेडलाइंस होती हैं वो नहीं मीट कर पाता, बार बार रीएश्योरेंसेस चाहिए होती है, जैसे वही बात कि वो बार बार पूछ रहा है मैंने इतने पैसे दे दिए थे, या ये क्रॉस चेक करवा रहा है, तो उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या डॉक्टर उमा ये इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल होता है? इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, तो वो कैसे फिर वेरी करता है? इसमें अगर फैमिली में किसी को ओसीडी है या इवन ओसीडी के ट्रेट्स भी हैं तो देयर आर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि 50% इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आपके जीन्स में आ रहा है, आपके पेरेंट्स में किसी एक को ओसीडी है, आपकी जीन्स में आ रहा है, उसके साथ ये भी काउंट करता है कि अगर लाइफ में स्ट्रेस भी ज़्यादा है और लाइफ के सर्कमस्टांसेस इस तरह हैं तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये जीन प्लस एनवायरनमेंट इंटरेक्शन होता है। अगर सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट है लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स नहीं है, तो फिर नहीं भी होता। सो जीन्स प्लस एनवायरनमेंट का है। और इसमें देखा गया है कि हमारे जहन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें नॉर्मली सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन होते हैं, वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से ये सब ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, और इसी वजह से इसमें दवाइयों का सिग्निफिकेंट रोल है। ओसीडी अगर मॉडरेट से बढ़ जाती है तो दवाइयाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करती हैं। इसमें भी टाइम इज़ द की, जितना जल्दी आप प्रेजेंट कर जाते हैं, सेवेरिटी लेवल जितना कम होता है उतना ही दवाई अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि दवाई होने में मतलब आपको आसानी रहती है। अच्छा अनीज़े, कभी आपने देखा हो कि ओसीडी की वजह से कोई बंदा इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया हो कि उसे पागल खाने जाना पड़े, ऐसा होता है?
नॉट प्रिसाइजली, रेयर केसेस आप कह सकती हैं, वेरी रेयर, अगर तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाए तो। एक होता है OCD ना, एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि वो आपकी पर्सनालिटी का ओवर द टाइम पार्ट ही बन जाता है, कि उसमें जो पेशेंट है ना उसको वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, घर वाले बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में कभी हो सकता है कि ये पॉइंट आ जाए, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये उसको रिहैबिलिटेट करना पड़े। कुछ OCD जो पेशेंट्स होते हैं काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है, लेकिन एक और मेरे जहन में एक सवाल आया कि कुछ OCD पेशेंट्स जो होते हैं वो वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ऐसा क्या सोच रहे होते हैं उधर बैठ के? नहीं, सोच नहीं रहे होते वो, एक्चुअली अपनी वो कहते हैं ना आपको सारे जो अच्छे आइडियाज होते हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं आपको तब याद आते हैं। उस वक्त उनको अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे थे, उस वक्त उनको अपनी एंजाइटी से बस गेट रिड करना होता है कि जस्ट परफेक्ट वाली फीलिंग चाहिए, वो जैसे ही मिलेगी हम बाहर चले जाएंगे। और उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि जैसे जो कंपल्जन है ना वो इंसान खुशी खुशी नहीं कर रहा होता, ठीक है, कंपल्जन जो है ना वो मजबूर होके कर रहा होता है कि उससे वो सोच नहीं हट रही और वो इतना तंग आ गया कि वो कंपल्जन करता जा रहा है, यानी अंदर वो हाथ धोता जा रहा है। अब उसमें भी ज़्यादा टाइम कैसे लग जाता है कि अगर चलो 10 मिनट्स होते हैं वॉशरूम यूज़ करने में लग गए हैं, थोड़े ज़्यादा लगे ना, पीछे से अगर किसी ने नॉक कर दिया है ना तो वो 10 के आधा घंटा आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया, वो बीच में इंटरप्ट आपने कर दिया, अब वो दोबारा 1 से शुरू करेगा और अगेन जाएगा। और इसी तरह नहाते हुए भी अगर किसी ने इंटरप्ट कर दिया तो अगेन। और दूसरा ये कि अगर इस्तिंजा करने लगे हों और छींटे पड़ गए हैं वो जी दोबारा से शुरू होगा। लाइक इस वजह से अंदर वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लग जाता है कि अंदर जो है ना रीअश्योरेंस, वो एंजाइटी की तसल्ली नहीं होती, एंजाइटी की तसल्ली नहीं होती है, इसलिए वॉशरूम में देर लगती है। अच्छा डॉक्टर हुमा, लास्टली अगर हमारे इर्द गिर्द OCD पेशेंट्स हैं तो उन्हें कैसे OCD सिचुएशन को डील करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे लास्टली? उसमें राबिया मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हैं, अगर उसमें मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा डिबिलिटेटिंग तकलीफ दे बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें आपको वो ख्यालात आ रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपको आए, बार बार आ रहे होते हैं, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको अच्छी खासी परेशानी हो रही होती है, और उस परेशानी को कम करने के लिए आपको मालूम है कि मेरे हाथ साफ़ हैं, लेकिन आपको ख्याल आ रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं। उस परेशानी को कम करने के लिए आप हाथ धोते हैं और हाथ धोए ही चले जाते हैं। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट तरह के ख्यालात हैं जो आप नहीं चाहते कि आपको आएँ। समटाइम मज़हब के बारे में ख्यालात अजीबोगरीब आना शुरू हो जाते हैं, जिनसी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और पेनफुल हो जाता है। सो ख़ुद उस बंदे के लिए जो कि वो नहीं चाह रहा कि उसे ख्याल आए, उसको वो ख्यालात आ रहे हैं, और अगर वो किसी से बात करता है कि मुझे ये ख्याल आ रहे हैं, तो आगे से कहा जाता है तुम ऐसा ना सोचो। भाई वो तो पहले ही अपने ख्यालात से बहुत तंग है, वो तो चाहता ही नहीं कि उसे ये ख्यालात आए। तो आपका ये कहना उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा करता है। OCD के पेशेंट को ये कहना कि आप ऐसे ख्यालात ना सोचो, ये ऐसे ही है किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को कहना तुम अपने ब्लड शुगर लेवल खुद से कंट्रोल कर लो। सो ये ख्यालात उसके कंट्रोल में नहीं होते। अगर कोई आपके पास, आपका फैमिली मेम्बर आपको ये बता रहा है कि उसको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रोफेशनल हेल्प दिलाइए, क्योंकि OCD के लिए प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। ये खुद से ठीक नहीं होती। ये जितना टाइम लगता जाता है बढ़ती जाती है। आप माइल्ड से स्टार्ट होते हैं, आप मॉडरेट स्वेरिटी पे, फिर स्वेरिटी पे, फिर एक्सट्रीमली स्वेर पे चले जाते हैं, और आपकी फंक्शनैलिटी ख़राब होती चली जाती है। जितना जल्दी आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे उतना जल्दी रिकवर कर जाएंगे, बेहतर भी होगा और हेल्थ के लिए भी और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी। एग्जैक्टली। अनीज़ा, आप कैसे कंक्लूड करेंगे लास्टली एंड शॉर्टली? अच्छा, लास्टली इसको इस तरह से कंक्लूड करना है कि जैसे अगर किसी को बहुत अर्ली डायग्नोज हो गई है ना OCD, लाइक अपने आप कह लें 9 और 10 ईयर्स के एज में, जैसे बच्चों में हमने बताया हो जाता है, अगर तो उसका जल्दी हम इलाज नहीं करते वो क्रॉनिक हो जाती है। जैसे किसी लोगों को बहुत पुरानी डायबिटीज़ होती है जो अर्ली डायग्नोज हो जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं। हमारे पास इस तरह के भी क्लाइंट आते हैं जिनकी बहुत क्रॉनिक हो जाती है, वो फिर पूछते हैं कि ये कभी ख़त्म हो सकती है, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये मैनेजेबल है। ठीक है, जैसे कि एक डायबिटीज़ एक दफ़ा हो जाए, आपको हाइपरटेंशन हो जाए, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती, आप उसके साथ रहते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको OCD वहम ज़रूर आएगा, लेकिन आप उस पर एक्ट करना फिर छोड़ देते हैं, आप उसको एज अ नॉर्मल थॉट लेने लग जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ आती है, तो आपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पे काम करना है ताकि आइंदा जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। वेल, थैंक यू अनीज़े फॉर ज्वाइनिंग।